गुड इवनिंग एवरीवन। ऑलमोस्ट अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है। ऑलमोस्ट लास्ट ही है ना ये, अच्छा खासा सब्जेक्ट तो हो ही चुका है? एग्जाम में कितना दिन बचा हुआ है? डेट्स आए नहीं अभी, एग्जाम का डेट नहीं आया अभी। कब है? 26 जून, 25 जून। क्वेश्चन होगा आपके पास में अभी जो दिया है मैंने, तो स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन से, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है करेक्शन वाले चैप्टर से। तो करेक्शन वाला चैप्टर बड़ा आसान है, एज लॉन्ग एज यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट्स ऑल। करेक्शन वाले फॉर्मूले याद है तो करेक्शन वाले क्वेश्चंस को करने में कोई परेशानी नहीं है। बट फिर भी एक दो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है इसमें, थोड़ा टेढ़ा है थोड़ा सा, वो भी इसी कारण से है कि अगर सीधा होगा तो ऐसे भी कुछ बचता तो है नहीं इसमें। क्यों थोड़ा सा टेढ़ा है? मतलब जो एक पोर्शन जो लोग क्लास किए थे उनको याद होगा, मैंने बोला था कि सैग करेक्शन में ऐसा हो सकता है कि कोई जानबूझ के टेप बोले कि मैं तो भाई टेप को ऐसे झुला के ही लूंगा मेजरमेंट, तो हम उसका करेंगे क्या फिर? The distance which he is taking, the standard distance he is saying that when you are hanging the tape and if I am applying some of the pull, this much I am considering as the some distance। अगर वैसा कर दिया तो फिर फ्लैट में करने के लिए सैग करेक्शन बदल जाता है, नहीं तो जनरली हमारा सैग करेक्शन क्या है? इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जब भी कोई सैग में अगर मेजरमेंट लेगा तो ज्यादा ही ले बैठेगा, फिर उसको हमको सबट्रैक्ट करना होगा। तो पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, बाकी सब इसमें करेक्शन तो नॉर्मल करेंगे। सो डू द करेक्शन वन बाय वन, देन विल जस्ट सी दैट पर्टिकुलर पार्ट। जैसे पहला है उसमें क्या बोला है, डिटरमाइन द करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन रेड्यूस टू द मीन सी लेवल। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं सोच रहा हूं बात कर लूं। जनरली हम करेक्शन करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का एक्चुअली क्वेरी आता था कि सर करेक्शन क्या उस लेंथ का करें, करेक्शन क्या किस लेंथ का करें, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। मैं एकदम वन शॉट में एक बात बताता हूं, ओनली फॉर द मेजरमेंट लेंथ यू जस्ट डू द करेक्शन। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये जो बनाया है हमने, इसके पीछे क्या कारण है? ये जो करेक्शन वाला चैप्टर है ये है क्यों? कोई मेजरमेंट ले लेगा, उसको करेक्ट करने का ही तो तरीका है ना। जो मेजरमेंट ले लेगा और उसको बहुत सारी परेशानी समझ में आ जाएगी, तो वो कहां से ढूंढेगा कि एक्चुअल क्या था? आर यू गेटिंग पॉइंट? तो पहला मैंने क्लियर किया, दिमाग में ये नहीं बैठाना कंफ्यूजन, क्योंकि एकदम क्लियर थॉट से करोगे तो सही से रहेगा, उसमें झमेला और बोझ नहीं रहेगा दिमाग में। दूसरा क्या है कि वो जो करेक्शन हम कर रहे हैं वो करते समय जनरली क्या है, हम वन गो में सबका करेक्शन कर देते हैं। कहीं कहीं अगर तुमको दिख जाए कि कुछ करेक्शन करके करेक्टेड लेंथ निकाल के उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। डेसिमल के बाद में अगर तुम्हारा एक दो डिजिट का फर्क आता है उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये दो बातें मैंने क्लियर कर दी। अब इसमें एक और बात मैं ये बोलने वाला था कि पहला जो इसने स्टेटमेंट लिखा है, डिटरमाइन द करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन रिड्यूस टू द मीन सी लेवल। एक तो ऐसे भी पूछ सकता था कि भाई दिस इज द मेजरमेंट हैज बीन कंडक्टेड और ये परेशानियां थी, नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट लेंथ। तो भाई सबका करेक्शन निकाल लो, ऐड कर लो, निपटा दो उसको, दैट्स ऑल। ये सवाल जब इसने ऐसा पूछा तो एक बार के लिए ऐसे सोच सकते हो, ये बोल रहा है डिटरमाइन द करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन रिड्यूस टू मीन सी लेवल। हालांकि इसमें और डाटा दिया गया है, यानी उन सब का भी करेक्शन तो होगा ही, फिर ये अलग से ये क्यों बोल रहा है एमएसएल का करेक्शन? स्पेशली क्वेश्चन में पूछते समय या तो बोल देता कि डिटरमाइन द करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन फॉर दिस थिंग्स। तो ऐसे भी कर सकते हो कि एमएसएल का करेक्शन शुरू में ना करो, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं, तुम कर भी दोगे तो कुछ नहीं होगा। पर एक सवाल है तो मैं उस पर डिस्कस भी कर लेता हूं कि अगर तुमको ऐसे पूछा गया है तो ऐसा भी कर सकते हो कि बाकी का करेक्शन करके रख लो, एक करेक्ट लेंथ निकाल लो और उस करेक्ट लेंथ को रिड्यूस कर लो, दैट ऑल्सो कैन बी डन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे मन करे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम पहले कर लेते हैं, मान लो एक एक करके करेक्शन कर लेते हैं। सपोज लाइक पुल करेक्शन पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ चुके हो पहला वाला?
उसमें पुल करेक्शन करेंगे तो क्या लगाएंगे, बहुत भयंकर फॉर्मूला है, समझ रहे हो, ऐसा फॉर्मूला है कि याद रखना मुश्किल है कभी, समझ रहे हो ना, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। तो ये कितना दे रखा है इसने। अच्छा, पुल करेक्शन में ये सवाल पढ़ना जरा, बोल रहा है कि टेप हैंगिंग इन कैटेनरी एट अ टेंशन ऑफ 85 न्यूटन एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाद में इसने बोला है कि द टेप हैड बीन प्रीवियसली स्टैंडर्डाइज्ड इन कैटेनरी एट अ टेंशन ऑफ 50 न्यूटन। यहां पे भी एक प्रॉब्लम है। पुल करेक्शन में जनरली ये जब दो वैल्यू लेते थे तो क्या लेते थे, एक तो जो तुमने लगा दिया और एक वो जो फ्लैट पे रख के स्टैंडर्डाइज किया गया था। ये बोल रहा है कैटेनरी में रख के स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो अगर कैटेगरी में रख के स्टैंडर्डाइज किया है, मान लो मैंने उसी को ले लिया तो क्या होगा, इफ आई एम राइटिंग डाउन 85 माइनस 50, बाकी तो तुमको पता ही वैल्यू रख के गुणा भाग कर ही लोगे, मैंने ये लिख दिया। ये लिखने का मतलब ये हो गया कि उसके कैटेगरी के स्टैंडर्डाइज वाले के हिसाब से कर रहा हूं मैं, फ्लैट को मैंने इग्नोर किया हुआ है अभी। यानी अब मेरे पास ये इंप्लीकेट हो गया कि मुझे उस कैटेगरी से फ्लैट में क्या करेक्शन होगा, फिर फ्लैट से कैटेगरी में क्या होगा वहां तक लाना होगा। अगर मैं यहां पर सिर्फ फ्लैट वाला लिखता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। नहीं, स्टैंडर्डाइज जब कर दिए हो तुम, टेप का स्टैंडर्डाइज होना, टेप से मेजरमेंट लेना, दो अलग बातें हैं। टेप को फ्लैट में जब स्टैंडर्डाइज किया जाता है तो बाकी सब करेक्शन लगाना इजी है। अच्छा, तुम इसको करो, फिर मैं वहां पे आता हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा। सो जस्ट यू अप्लाई दिस वन। पर ये समझ लेना, ये जो मैंने 50 लिखा है इसको समझ के लिखना है। मुझे पता है उसने 50 लगा के कैटेगरी में ही स्टैंडर्डाइज किया है, और मैं उसके कैटेगरी से अपने कैटेगरी में, दोनों फर्क क्या है, पुल का ही तो फर्क है। उसने स्टैंडर्डाइज किया 50 पे, मैं लगा रहा हूं 85, इन्हीं दोनों के बीच का तो करेक्शन आएगा। ये लिख लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा ये देखना। ये सब दे रखा है इसमें शायद, या निकालना होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.9 mm स्क्वायर। सो 85 माइनस 50 इंटू, और ये लेंथ कितना लेंगे 30.071 डिवाइडेड बाई एरिया क्रॉस सेक्शन 3.9 mm स्क्वायर एंड ई वैल्यू 2 इंटू 10⁵। ये भी mm स्क्वायर, ये भी बाई mm स्क्वायर, तो ये गया काम से, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा। हाँ, उस पे आऊंगा मैं, उस पे नीचे जो लेंथ दिया है वही मैं बता रहा हूं। एक टेप को स्टैंडर्डाइज किया जाता है फ्लैट पर, वो क्या किया है, टेप को स्टैंडर्डाइज किया है कैटेगरी में रख के। मैं मान लेता हूं फिलहाल के उसके कैटेगरी वाले को ही स्टैंडर्डाइज में ले लिया मैंने, तो मेरे लिए क्या इशू हो जाएगा, मैं जब मेजरमेंट लिया हूं, मैंने अपना मेजर लिया है, जो मैंने मेजरमेंट लिया है 30.071, वो जो वैल्यू 30.035 आगे तुमको दिख रहा होगा, वो क्या लिख रहा है सुनो उसको। द टेप हैड बीन प्रीवियसली स्टैंडर्डाइज्ड इन अ कैटेगरी एट अ टेंशन ऑफ 50 न्यूटन एंड एट अ टेम्परेचर दिस वन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 वाज 30.035। जब उसने उस पे स्टैंडर्डाइज किया था तब उसका वो वैल्यू था, वो वैल्यू उसके लिए है, वो एक अलग से डाटा दिया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जब उसने 50 न्यूटन का लगाया था। अभी जब मेजरमेंट ले रहा है तब वो 85 न्यूटन का लोड लगा रहा है, अब ये लगा रहा है, और जब वो अभी मेजरमेंट ले रहा है तब 30.071 जो भी है ये लेके आ रहा है वो। सो हाउ मच विल बी गेटिंग हियर, 1.349 इंटू 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट लगा लो, इसका क्या है, टेम्परेचर करेक्शन है, वो भी लगा लो पहले। अच्छा 349 ना, सॉरी। नेक्स्ट लगा लो टेम्परेचर करेक्शन, अल्फा एल टी वाला। अल्फा भी वैल्यू दिया ही होगा, डायरेक्टली मैं लिख ही देता हूं फॉर्मूला से। अल्फा कितना दिया इसने, 1.15 इंटू 10⁻⁵, 1.15 अल्फा एल 30.071, और टी का डिफरेंस कितना है हमारा 22 डिग्री पे इसने किया है, स्टैंडर्डाइज था 27 डिग्री पर, तो ये तो माइनस में चला जाएगा। और इसके लिए हम वैसे भी याद नहीं रखते, जो आएगा वही होगा, है ना। ये कितना आ जाएगा बताना,
माइनस 1 पॉइंट, तो 10 पर माइनस 3 मीटर। नेक्स्ट हम और भी करेक्शन लगा लेते हैं, स्लोप करेक्शन इसका। स्लोप करेक्शन भी इसने दे रखा है, कितना दिया है 0.42, ये लास्ट बीच में, द डिफरेंस बिटवीन द एंड इज 0.42 मीटर एंड द साइट इज 2000 मीटर अबव MSL। तो डिफरेंस बिटवीन द एंड का मतलब तुमको क्या दे दिया है, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन दे दिया है दो पॉइंट के बीच का ना, 0.42 मीटर। तो लगा लो इसमें माइनस h²/12, फिर माइनस 0.42 स्क्वायर बाई, ये कितना आ जाएगा 2.933 इंटू 10 पर माइनस 3 मीटर। नेक्स्ट हमारा इसमें रह गया क्या, सैग करेक्शन और MSL करेक्शन। अब ये सैग और MSL करेक्शन के बारे में ही हमें बात करना है। मैंने पहले बोला कि MSL अगर तुम पहले भी कर दोगे कोई प्रॉब्लम, हाँ मैंने कहा कि अगर तुम क्या नाम है उसका MSL करेक्शन पहले भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चूंकि इसने सवाल पूछते समय ऐसा दिखाया है कि रिड्यूस इट टू द MSL, तो चाहे तो लास्ट में भी कर सकते हो। सिर्फ सवाल पूछने के एतबार से बता रहा हूं, अदर वे में याद रखना सारे करेक्शन एक साथ निकाल लोगे, कोई गलत नहीं होगा, दैट विल बी फाइन इनफ। अब हम करेंगे ऐसा कि हमने तो इसके कैटेगरी से अपने कैटेगरी में इसको लाया है, ठीक है। तो टोटल जो एक्चुअल करेक्शन होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला है जो हम सैग करेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, W क्या फॉर्मूला है, W²L कुछ है ना 24p², वो जो हम अप्लाई करते हैं वो तो सैग और स्ट्रेट के बीच का था, वो करेक्शन तो वैसे ही था ना, सैग और उसके बीच का था। तो हम क्या करेंगे, पहले जो इसने कैटेगरी बनाया है स्टैंडर्डाइजेशन में, उससे फ्लैट के लिए करेक्शन देखते हैं कितना होगा। सो यही एक थोड़ा सा डिफरेंट है यहां पर, करेक्शन फॉर फ्लैट, करेक्शन फॉर फ्लैट पहले कर लेंगे। सो करेक्शन फॉर फ्लैट में वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, W²L/24p², और ये W जो है हमारा कितना दिया है 7 न्यूटन, 7 न्यूटन, और लेंथ यहां क्या लिखेंगे, कितना, अभी समझ में आया कौन पूछ रहा था, ये जो दो लेंथ दिया है फ्लैट पे ला रहे हैं, उसने स्टैंडर्डाइज किया था, उसका लेंथ था ये कैटेगरी में 50 न्यूटन का जब लोड लगाया था ना, सो 30.0 क्या 35 W²L/24, और इसने कितना फोर्स लगाया था। अब ये बताओ यहां प्लस लिखेंगे या माइनस, ये फ्लैट के लिए है तो प्लस लिखेंगे या माइनस, क्यों ऐसा कंफ्यूज हो रहे हो, यहां माइनस लिखेंगे ना, क्योंकि नॉर्मल वाला है ये तो, अरे थोड़ा सोचो तो सही, नॉर्मल सोचो, जब सैग में करके कोई भी बंदा उसका मेजरमेंट लेगा, टेप में जो मार्किंग है उस पर डिपेंडेंट है वो, टेप समझ रहे हो ना, टेप में मार्किंग होती है, सैग में लोगे तो कर्व है, कर्व में लेंथ ज्यादा है, तुमको ज्यादा दिखेगा, पर एक्चुअल लेंथ तो कम है, एक्चुअल लेंथ कम है, तो करेक्शन टू फ्लैट जब करोगे तो क्या होगा, लेकिन जब सैग से फ्लैट के लिए करोगे तब, और कोई फ्लैट में स्टैंडर्डाइज है उसको सैग में करते हो तो उसका क्या लेते हो, देखो ये दो पॉइंट है, ठीक है। हमने कहा कि टेप अगर फ्लैट में हमारा स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, मान लो यहां पर मार्किंग है 10 मीटर का, 10 मीटर का ये टेप था मेरा, स्टैंडर्डाइज 10 मीटर पे था, इसको मैं अगर यहां पे हैंग कराऊंगा क्या होगा, 10 से ज्यादा आएगा या कम आएगा, स्टैंडर्डाइज फ्लैट में था
यहां ज्यादा आएगा, तो फ्लैट से अगर मैं यहां लेके जाऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए? करेक्शन नेगेटिव। लेकिन कैटेनरी में स्टैंडर्डाइज है, फ्लैट में ला रहा हूं तो क्या करना चाहिए? क्लियर हुआ माइंड? अभी क्लियर हुआ? सो द करेक्शन विल बी प्लस, विच इज नॉट जनरली वी आर डूइंग फॉर द सैग करेक्शन. दिस विल बी द प्लस वन बिकॉज दिस इज नॉट द नॉर्मल वन. स्टैंडर्डाइज कैटेनरी में है और फ्लैट में. उसको भी अगर समझना चाहते हो समझ सकते हो. सोच लो किसी ने टेप को ऐसे ही यहां से झुला दिया, ठीक है, और बोला कि मैं तो इसे ही मार्क करूंगा यहां 10. वो कर रहा है जानबूझ के, मैं तो ऐसे ही मार्क करूंगा 10, राइट. उसके बाद ये टेप अगर कोई फ्लैट में लेके आएगा उसी 2 पॉइंट के बीच में, तो क्या होगा? ये 10 वाला मार्किंग थोड़ा आगे चला जाएगा ना. तो तुम क्या मेजरमेंट ले बैठोगे? तो मेजरमेंट तुम्हारा कम आ गया. मतलब स्टैंडर्डाइज अगर तुमने कैटेनरी में किया है और उसी टेप से फ्लैट में मेजरमेंट लोगे तो तुम कम डिस्टेंस ले बैठोगे. वो जो वहां पे लिख रहा है ना 10, वो एक्चुअली में 10 मीटर का डिस्टेंस है. समझ में आ रही बात? ये अभी भी नहीं समझे? वो जो बोला कि मैं ऐसे झुला के लूंगा, ये टेप कितना गया उसको लेना देना ही नहीं है. सोचो ये रस्सी है, ये रस्सी है. बोला मैंने रस्सी 50 न्यूटन से खींचा, जितना लंबा रस्सी आया मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड पब्लिक को बुला के पहले पता कर रखा था यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना है. 10 पहले से उसको मालूम था, और मैंने बोला भाई इतने को मैं 10 मार्क कर दूंगा, कोई क्या कर लेगा मेरा. दैट इज हाउ आई एम स्टैंडर्डाइजिंग माई टेप इन अ कैटेनरी पोजिशन. ये वाला समझ में आया? तभी क्लियर होगा. मतलब ये बेसिक करने वाली बात है ना, जैसा कर रहे हो वैसा हो रहा है. प्रोसीजर समझ जाओगे तो समझ में आएगा प्लस और माइनस क्यों ले रहे हैं. डाउट होगा तो बोलना मुझे. सो दिस वन विल बी द प्लस वन. और दूसरा वाला है, ये कितना आ जाएगा? वैल्यू बताना इसका. ये कितना आएगा? कहां पर? प्लेन कर. तुम एक कहानी सुनो, उसके बाद फिर सवाल करना. लास्ट एक बार कहानी बता रहा हूं, लास्ट सुन लेना. ये मेरा ए और बी के बीच का डिस्टेंस था, ठीक है. ए और बी के बीच का डिस्टेंस था. ये आखिरी बार कहानी सुना रहा हूं मैं. इस डिस्टेंस को मैंने एक प्रॉपर बंदे को बुलाया, समझ रहे हो, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल. उसके पास पूरा मस्त वाला सब इक्विपमेंट था, और उससे मेजरमेंट करवा लिया और छिपा के रख लिया मैं इधर 10 मीटर. मुझे मालूम था. फिर मैंने बोला मैं भी टेप बनाऊंगा और मैं मार्केट में टेप बेचूंगा. मेरा टेप मैंने बोला पकड़ के लाया. बोला कि टेप में अभी कुछ मार्किंग था नहीं, टेप में मार्किंग नहीं है, मैं बना रहा हूं तो मेरा टेप है ना वो. मुझे ये सिर्फ पता था एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर है. मैंने बोला तुम टेप लाओ इधर, मेरे साथ में काम करने वाला. वो टेप इधर से इधर लगाया. मैंने बोला एक काम कर, 50 न्यूटन पे लगा फोर्स. बोला 50 न्यूटन. बोला सर अभी भी झूल रहा है. बोला अरे छोड़. मैंने ये तू यहां एक काम कर, दाग मार दे 10 मीटर का. ये 10 मीटर का दाग लगा दिया उसने. अब ये टेप मैं बेच दिया पब्लिक को, ठीक है. फिर बाद में पब्लिक को भी काम मिला कि इसके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करो. उसका टेप से वो मेरे ही टेप लेके आया, फ्लैट ग्राउंड में रख के ले लिया मेजरमेंट. ये 10 किधर जाएगा ये बताओ? ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज मैंने किया उसको हैंगिंग पोजीशन में, और दूसरा बंदा आके उसको फ्लैट में रख के मेजरमेंट करेगा तो ये 10 तो बाहर ही जाएगा भाई. तो 10 के अंदर का रीडिंग तो 10 से कम ही आएगा ना. तो वो बंदा क्या लिखेगा अपने फील्ड बुक में, यहां का डिस्टेंस 9.5. भाई तुम्हारा कैंसल, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसल. डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं आ रहा तुमको. प्रॉब्लम टेप के स्टैंडर्डाइजेशन में है. समझ में आया? अब जब उसने 9.5 लिखा तो उसके हिसाब से सोचो. अब वो आया मेरे पास, बोला क्या ही टेप बेच दिए थे यार तुम. तो मैं बोलूंगा तू चिंता मत कर, सजेशन इज ऑलवेज करेक्शन. जो लोग क्लास की उनको याद होगा. तो क्या सजेस्ट करूंगा मैं यार, 0.5 ऐड कर उधर. सो दैट +5 इज द सजेशन. तुम तो किए हो क्लास. सजेशन इज ऑलवेज करेक्शन. सर्वे नहीं थे. तो ये जो सजेशन है, ये जो सजेशन है दैट विल बिकम अ करेक्शन. तो हो गया सजेशन कर, इसी तरह से समझाया मैंने ना, तो प्लस हो गया इसका. अभी ठीक है?
एक बार इसी कहानी के हिसाब से अपने क्वेश्चन को रखना, यू विल गेट द आंसर। कितना वैल्यू है ये बताओ। अच्छा ये लिख लिया हमने। दूसरा है हमारा करेक्शन फॉर कैटेनरी ऑफ पुल। पुल 85, ये कितना होगा 85 का। अब पुल लगाएंगे क्योंकि वो फॉर्मूला जो हमारा सैगिंग करेक्शन का है वो हमेशा फ्लैट और कैटेनरी के बीच का है ना। तो हम एक कैटेनरी से दूसरे कैटेनरी के बीच का करेक्शन निकालने में लगे हुए हैं। अब ये लगाएंगे तो इसका फिर वही लगाएंगे और क्या, W स्क्वायर L बाई 24P स्क्वायर। अब यहां पर हम L कितना लेंगे तुम बताओ। इस वक्त क्या L लेंगे 30.71 लेंगे, क्योंकि अब तो हम फ्लैट पे ला चुके हैं ना, और हमारा मेजर डिस्टेंस को लेंगे ना। इसको तो फ्लैट पे ला चुके हैं, तो अब हम जो मेजरमेंट डिस्टेंस ली है उसके लिए लेंगे, जो कि हमारा 30.07 है। सो ये तो नेगेटिव होगा। हाँ ये नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, ये तो हमारा नॉर्मल वाला आ गया। W स्क्वायर 30.071 बाई 24 और पुल उसने लगाया 85, ये कितना आ जाएगा ये यहां तक तो दिखता है ना वहां ऑनलाइन में। कितना आ जाएगा ये 8.49 मतलब 0.0085 लिख सकते हैं। 85 मीटर। सो फाइनल करेक्शन की अगर हम बात करें, ये इतना नोट डाउन कर लिए, तो यहां से मैं हटा दूं ऊपर वाला से, ये इतना पोर्शन, ठीक है। फाइनल टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल करेक्शन ये था शायद, ये था ना, प्लस में 1.349 इंटू 10⁻³ फिर ये वाला था माइनस में 1.729 इंटू 10⁻³ फिर ये वाला था माइनस में 2.933 इंटू 10⁻³ और वो दोनों 0.0245 और माइनस में 0.0085। ये कितना आ जाएगा, कौन सा वाला, MSL वाला। मैंने बोला ना उसको अच्छे से, MSL वाला हम चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। जैसे जनरल करेक्शन में मैंने पहले ही समझाया, इस सवाल में दो बातें मैंने अलग से एक्स्ट्रा बताई है। एक, स्टैंडर्डाइज अगर कैटेनरी में ही हो और तुम भी कैटेनरी में ले रहे हो मेजरमेंट, तो कैसे उसको डील करोगे, पहली बात। नॉर्मल डीलिंग तो सबको मालूम है ना। दूसरा मैंने क्या समझाया कि एक तो होता है कि भाई ये सब मेजरमेंट लिया गया, क्या करेक्ट लेंथ होगा, तो सारा करेक्शन नॉर्मल निकाल लो। अभी मैं MSL भी निकाल लूं तो कोई गलत नहीं है, बट मैंने कहा इसके सवाल को देखो, लिखता है डिटरमाइन द करेक्टेड लेंथ ऑफ ए लाइन रिड्यूस टू लाइन ऑफ MSL। तो मुझे ऐसा लगा वो ज्यादा इसको लेके स्पेसिफिक है, तो मैंने बोला एक काम करो, नॉर्मल जो लेंथ का करेक्शन हो के करेक्ट लेंथ आ जाएगा ना, उसके लिए अलग से MSL लगा दो। पर मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले से भी कर दोगे तो ये गलत नहीं कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू 0.0126 नहीं आ रहा होगा, मेरा तो कुछ और है वैल्यू, देखना सही है। 0.0127 आ रहा होगा शायद, वही तो 0.012, अच्छा 6 के बाद 8 आ रहा है शायद, 69 आ रहा है, ठीक है उसको ले लिया मैंने, ये इतना मीटर। अब ये वाला करेक्शन लगाने के बाद तब लगा दो MSL का करेक्शन। तो अभी पहले करेक्ट लेंथ निकाल लो, बिना MSL करेक्शन के करेक्ट लेंथ। सो करेक्ट लेंथ विल बी जो पहले था हमारा 30.071 और 0.0127, ये आ जाएगा तुम्हारा 30.0837। देखो जोड़ घटाव सीखा कि नहीं, 7 1 8 गलत हो गया लगता है, 7 1 8 7 2 9 सही है जोड़, दोनों एडिंग सही है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब लगा दो एमएसएल का करेक्शन, अब एमएसएल का करेक्शन लगा दो। एमएसएल करेक्शन क्या है इसका फॉर्मूला, HL/R, वो भी माइनस में, सो माइनस H क्या है, 2000 मीटर उधर है लिखा हुआ, 2000 मीटर फ्रॉम द एमएसएल वाला है, H हो गया, L ये वाला है हमारा, बाई R क्या है 6370। देखो अगर एग्जाम में ये ना दे तो तुम एज्यूम करके 6370 से कर देना, कर सकते हो, लेकिन लिख देना एज्यूमिंग रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 या 6370 किलोमीटर। अगर नहीं दिया है तो इसमें दिया है ना, इसको भी बना लो मीटर में, फिर ये कितना आ जाएगा ये बताना जरा, 9.44 इंटू 10⁻³ मीटर। हेंस अब उसके सवाल के हिसाब से जवाब लिखो। समझ में आ रहा मैं क्यों ये अलग से करवाया। सवाल क्या था फिर से पढ़ना, डिटरमाइन करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन रिड्यूस टू एमएसएल। तो हम भी लिखेंगे नाउ करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन रिड्यूस टू एमएसएल, करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन रिड्यूस टू एमएसएल, ये करके तब लिखेंगे हम। एंड वो कितना हो जाएगा हमारा, ये जो था पहले से 30.0837 और बाद में माइनस ये जो आया 9.44 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा ये 30 पॉइंट बताओ जरा, 30.074। इसको लिख के भाई अंडरलाइन कर देना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ लगाना जरूरी था, क्योंकि जो तुम सैक करेक्शन लगाते हो ना, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं W²L वाला, वो फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, वो पैराबोला से लेके आया हुआ है, सिर्फ फ्लैट और कैटेनरी के बीच का, कि अगर फ्लैट में स्टैंडर्डाइज किया गया है और तुम कैटेनरी में लेके उसको मेजरमेंट कर रहे हो, तभी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है। दैट W²L वाला जो फॉर्मूला है हमारा, वो उसी केस में एप्लीकेबल है, बिटवीन फ्लैट टू कैटेनरी। अब तुम्हारे पास सीन क्या था, स्टैंडर्डाइज कैटेनरी में हुआ है और तुम भी मेजरमेंट कैटेनरी में ले रहे हो, तो पहले उसके स्टैंडर्डाइज कैटेनरी से फ्लैट में क्या करेक्शन होना चाहिए, फिर उसके फ्लैट से फिर अपने कैटेनरी में, क्योंकि दोनों कैटेनरी में पुल का डिफरेंस है। जब दोनों कैटेनरी में पुल का डिफरेंस है तो करेक्शन में फर्क आएगा। ये हो सकता था स्टैंडर्डाइज। अच्छा सोचो, और ज्यादा तुमको सोचना ज्यादा नहीं, तुम जिस जैसे ऐसे बता रहा हूं ऐसे समझना, जितना इसमें नासा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो फंस जाओगे। मान लो किसी ने खींचा जितने से उतने में स्टैंडर्डाइज कर दिया, 50 न्यूटन लगा के, जो मैंने बोला था कि 50 न्यूटन लगा के मैंने ये स्टैंडर्डाइज कर दिया, बोला ये डिस्टेंस 10 है। दूसरे आदमी को बेचा, वो भी बहुत होशियार निकला, वो भी आया और उतना ही पुल लगा के वैसे ही उसने मेजरमेंट ले लिया, तो थोड़ी गलत होगा, गलत होगा ही। फिर करेक्शन लगाओगे क्या, तब नहीं लगाना है करेक्शन, दैट्स ऑल। बता रहा हूं 50 पर उसने स्टैंडर्डाइज किया है, 50 के अलावा कम या ज्यादा कुछ भी होता तो करेक्शन हम ऐसे ही लगाते। 50 पर उसने टेप को स्टैंडर्डाइज किया है और जब मेजरमेंट ले रहा था उस समय का पुल अगर 50 से ज्यादा है या 50 से कम है, तभी भी हम ऐसे ही करेक्शन लगाएंगे। जो 50 न्यूटन का पुल लगा है कैटेनरी, उसमें आ रही है, तो जो वो फ्लैट होगा तब कितने का पुल लग रहा होगा, उसे हम 50 न्यूटन कैसे मानेंगे? देखो उसमें एक बात यह है कि तुम्हारा जो ये फोर्स है P, जो तुम फ्लैट वाला बात कर रहे हो, हमने एक्चुअली सेम फोर्स के हिसाब से ये किया हुआ है।
स्टैंडर्ड पुल के हिसाब से। तो फिर कैटेनरी एक में आ रही है एक में नहीं आ रही, ऐसे कैसे हो जाएगा? मतलब उसने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, हाँ। तो कैटेनरी आ रही। हाँ हाँ, फिर जो स्ट्रेट लाइन के रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं, तब आप कह रहे हो कि पुल तब भी 50 न्यूटन ही है। हाँ। उसमें फिर हम कैटेनरी मान नहीं रहे, ऐसा कैसे हो जाएगा? वेट, हम 50 में कहाँ कैटेनरी मान रहे हैं? शायद नहीं, शायद याद, अरे मैं समझ नहीं रहा तुम क्या बोलना चाह रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ कि इसमें तो दिया कि 50 न्यूटन पे ठीक है, कैटेनरी आ रहा था, ठीक है, स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है। फिर हमने जो ये पॉजिटिव वाला करेक्शन लगाया, इसमें तो हमने जब वो टेप स्ट्रेट रही होगी उसका इफेक्ट लिया ना, उसके कंपैरिजन में उसको किया, तो तब जब टेप बिल्कुल स्ट्रेट होगी तब कितना पुल लगेगा वो हमें कैसे पता? अच्छा एक बात बताओ मुझे, नॉर्मल ये सब बातें छोड़ दो, तुम सिर्फ ये सोचो कि अगर कोई भी टेप है स्टैंडर्ड, उसका फ्लैट में कोई बता दे, अलग अलग पुल पे अलग अलग करेक्शन होगा या नहीं होगा? अलग अलग पुल पे अलग अलग करेक्शन होगा। मैं बोल रहा हूं ये तुम्हारा डाउट है उसको एक बार के लिए सप्रेस करो, तुम सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूं उसको ऐसे समझने की कोशिश करो। कोई बंदा 50 पे ले लिया, उसने 50 पे उसने मेजरमेंट ले लिया, और हमने क्या किया, उसका करेक्शन निकाल के ये देख लिया कि फ्लैट पे लेता तो क्या होता, अगर वो फ्लैट पे होता तो उसका एक्यूरेट क्या होता, हमने वो निकाल लिया, और उसके बाद सिर्फ अनदर पुल के लिए कैटेनरी में निकाल लिया। क्या दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे एरर और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? मतलब कैसे तुमको समझ में आता है कि एरर पॉजिटिव हुआ वहां? ये ऐसा तुमने क्यों कहा? सर जितना रहना चाहिए तो इतना आ रहा है, तो उसमें माइनस कर दो तो एरर। हाँ, तुम जैसे सोच रहे हो वैसे तो कहानी नहीं सुनाया मैंने तुम्हें। जितना रहना चाहिए उतना आ रहा, अगर यही सीधा कहानी होता तो मैं इस पे टाइम क्यों दे रहा होता, ये वाला समझा क्यों रहा होता कि प्लस और माइनस इस पर्टिकुलर पोर्शन को। उसके लिए फिर मुझे वो आखिरी बार जो कहानी सुनाई थी मैंने, मुझे फिर वो कहानी बतानी पड़ेगी, तब तुम समझ पाओगे। टेप देखो, ये जो प्लस माइनस वाला है, ये प्लस और माइनस को समझ से आओ, होता और नहीं होता से मत आओ। ये जो कहानी मैंने बताया ना, इसको एक बार रिपीट करके सोचना कि भाई फ्लैट पे कोई स्टैंडर्ड कर दिया हो, फिर उसको कैटेनरी में करोगे तो क्या करेक्शन होना चाहिए, और करेक्शन के लिए याद रखना सजेशन इज ऑलवेज करेक्शन। फिर दूसरे अंदाज से सोचना कि कोई यहां से यहां तक, फिर वो कहानी याद है ना, मुझे यहां से यहां का डिस्टेंस पता है 10 मीटर, मैं टेप रखूंगा एक, उसमें मार्किंग कर दूंगा, कोई दूसरा बंदा आएगा इसके बीच में डिस्टेंस लेगा तो ऑब्वियसली वो क्या ले लेगा, मेजरमेंट फील्ड बुक में कम लिख लेगा। फिर उसको करेक्शन क्या करना चाहिए, कम लिख लिया तो ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? दूसरा क्वेश्चन देखो, हम प्लेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तभी हम स्टैंडर्ड करें, उसी को मान रहे हैं कैटेगरी वाले, इसके रेफरेंस में हम मैं इसके बारे में अब बाहर बात करूंगा। मुझे लगता है मैंने बहुत क्लियर समझा दिया इस बात को, 2-3 बार तुम जितनी बार भी रिपीट कराओगे मैं ऐसे ही समझाऊंगा, नया कुछ नहीं बताने वाला हूं ये, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या समझा रहा हूं, और मुझे यह भी मालूम है कि तुम किस एंगल से समझना चाह रहे हो, और मैं उस एंगल से नहीं समझाऊंगा। वो एंगल तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। हर एक सवाल का एक एंगल होता है, तुम्हें याद होगा जो लोग पढ़े थे, मैंने क्या बोला था, कभी भी मामला फंस जाए करेक्शन और एरर में, आज देख लो फंस गया ना मामला। शुरुआत में मैंने एकदम जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो बोला था याद रखना एक वर्ड, सिर्फ सजेशन इज ऑलवेज अ करेक्शन। कभी भी मामला इससे फंस जाए कि मेजर डिस्टेंस, ट्रू डिस्टेंस, तुम सब हटा के फेंक देना, बोला भाई सजेशन क्या आने वाला है, दैट विल बिकम अ करेक्शन, उसके हिसाब से चलना, गलती कभी नहीं होगी। नेक्स्ट लिखो, इसमें लिखना नहीं, सॉरी, देखो इस क्वेश्चन को, इन चेनिंग एक्चुअली यहां एक मिसिंग है स्लोप लाइन, स्लोप, लेकिन वो स्लोप यहां पे मान लो एक बार के लिए मिसिंग नहीं है, सच में नहीं है। पहला जो लिखा ना इन चेनिंग, अ लाइन लिखा हुआ ना, तुम अभी इतना ही रखो, हालांकि वहां स्लोप था मैंने हटा दिया है। So in chaining a line, what is the maximum slope in degree and in 1 in n which can be ignored if the error from this source
is not to exceed 1 in 1000। ये पहले सवाल ही थोड़ा अजीब सा है, बोलना क्या चाह रहा है ये? तुमको 2-4 बार, मात्र छोटा सा एक लाइन है, 2-4 बार पढ़ोगे तभी भी समझ में आ रहा है बोलना चाह क्या रहा है। मुझे सिर्फ ये बता दो ये बोलना क्या चाह रहा है। बताओ। जैसे कि मान लो प्लेट पे हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, हाँ उसको अगर इंक्लाइन करके हम मेजर करें, हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर अगर हम 1000 mm मेजर करेंगे तो उसके ऊपर हम 1 mm का मैक्सिमम एरर दे सकते हैं। ठीक है। उसके लिए बताना है कि इस एंगल, ये एंगल क्या होगा डिग्री में और इस लाइन का स्लोप क्या होगा। एक्चुअली में सवाल सही समझो, अप्रोच क्या करोगे? इसका एक अप्रोच है और बहुत सुइटेबल अप्रोच है। तुम जनरल अप्रोच भी अपना सकते हो, नो डाउट। तुम लोगों को याद है हाइपोटेन्यूसल अलाउंस का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। उस हाइपोटेन्यूसल अलाउंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, एक बार बताता हूं, फिर तुम सोचना क्या था। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनके लिए बता रहा हूं। ये तुम्हारा स्लोपिंग ग्राउंड था। हाइपोटेन्यूसल अलाउंस में स्लोपिंग ग्राउंड में मेजरमेंट करने का तरीका हमने क्या किया था कि एक बंदा यहां पकड़ के रखेगा, दूसरा बंदा यहां पकड़ेगा, उसके बाद में ये बंदा यहां एरो लगा के जमीन में इधर लगा देगा। जब ये जमीन में लेके आएगा तो ऑब्वियसली ये सर्कुलर पार्ट में जाएगा, पॉइंट उसको यहां मिलेगा। किसी भी स्लोपिंग लेंथ का अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए था तो बेसिकली ये ए, ये बी और ये सी है मान लो, तो AC इज रिप्रेजेंट, सॉरी ए बी सी, ये डी ले लो, AD इज रिप्रेजेंटेटिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ AC। और इस AC के लिए हमारे टेप में हमने मेजरमेंट ले लिया, तो बेसिकली AC को रफा दफा कर देना चाहिए और C से आगे का मेजरमेंट होना चाहिए था ना। बंदे ने तो ये B पेट लगा दिया है, तब मुझे C कहां से पता चलेगा? ये जो डिफरेंस आ रहा था, क्या ये कौन सा डिफरेंस था? यही तो तुम्हारा स्लोप और हॉरिजॉन्टल के बीच का डिफरेंस था। इसने एरर जो दिया है, लीनियर एरर दिया है। 1 in 1000 का मतलब क्या हो गया? लीनियर एरर है। 1000 में 1। अगर ये तुमको माफ, तो कितने एंगल पे काम चलेगा तुम्हारा कि तुम हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा यही वाला करते चले जाओ, बीबी वाला ही लेते चले जाओ, और तुमको बोलेगा जो लास्ट में एरर आएगा बोलेगा ये यार एक्सेप्टेबल है। फिर से सुनना, अगर तुम ए से उठा के जीरो एंड ऑफ द टेप बी पर लगा दो और फिर मेजरमेंट लो, तो ऐसे करोगे तो गलत है। ये वो जो टेप का मेजरमेंट है, जो तुम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख रहे हो फील्ड बुक में, यू आर राइटिंग डाउन द लेंथ ऑफ AD विच इज रिप्रेजेंटेटिंग द स्लोप लेंथ AC। अब ये AC के स्लोप लेंथ को अगर रिप्रेजेंट पहले तुम कर चुके, तो नेक्स्ट तुम्हारा मेजरमेंट तो C से होना चाहिए था। अगर बंदा हर बार B से ले ले, ऐसा नेक्स्ट भी कर ले, तो हर बार एक एरर एकोमोडेट कर रहा है ना, वो लीनियर एरर। वही लीनियर एरर को इससे एसोसिएट करो। वो बोल रहा है क्या? 1 in 1000 का तुमको अलाउंस है, यही बोला ना वो। while chaining, in chaining a line, what is the maximum slope which can be ignored if the error from this source is not to exceed 1 in 1000। 1 in 1000 के को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो कितना मिनिमम स्लोप पर कर सकते हैं हम? यानी ये गलती हमें करने के लिए बोल रहा है वो, तुम करो ये गलती। लेकिन ये गलती करने के लिए भी हाँ, तो ये वाला एंगल तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। ये एंगल बोलो या फिर एग्री। फिर ये हाइपोटेन्यूस में कितना था हमारा? ये L था, ये थीटा था, फिर ये AC था। क्या किया था ना हमने? कुछ BC के बीच का डिस्टेंस क्या आया था फाइनली? करके दिखाऊं या तुम याद है तुम्हें? ये BC चाहिए ना मुझे, ये L है, ये बंदा यहां से आया तो AB भी L होगा। मुझे AC माइनस ये चाहिए BC, तो AC पहले निकाल लेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू बताओ भाई, L बाई AC। तो AC बराबर L sec थीटा। सो BC विल बिकम हाउ मच? बोलो, बहुत बढ़िया है। AC माइनस
AD, whereas AC is L sec theta minus L. So L into sec theta minus 1. फिर हमारा sec थीटा को हमने क्या किया था, इसको लिख दिया था ना रेडियंस में, तो क्या था ये थीटा स्क्वायर बाई, बताओ यार तुम लोग, फिर 5 थीटा 4 बाई, ऐसा कुछ था, फिर कुछ करके हमने फाइनली क्या लिखा था, L बाई 2 थीटा स्क्वायर. अब ये थीटा में तुमने खोल दिया, थीटा हैज बिकम नाउ व्हाट, रेडियन. अब डिग्री में थोड़ी लिख सकते हो, यही था ना. इसमें और भी एक बात मैंने बताया था, इसमें क्या बताया था एक बार, सॉरी इसमें A1 मिस हो गया, तभी बोल रहा हूं क्यों ऐसा लग रहा है, अच्छा देख के नहीं दिख रहा है, 1 प्लस था L. सो 1 विल गेट कैंसल, देन यू विल गेट L थीटा स्क्वायर बाई 2, और हमने हायर ऑर्डर टर्म छोड़ दिया था. इसमें ये थीटा रेडियन में था. मान लो मैं 20 मीटर का चेन ले लेता हूं, अच्छा ये भी एक एजम्पशन है, ये तुम्हारे एग्जाम में तुमको खुद ही लेना पड़ेगा, मान लेते हैं. सपोज एज्यूमिंग 20 मीटर चेन, मतलब 100 लिंक्स होगा ना इसमें, 20 मीटर चेन में 100 लिंक. अब ये 100 लिंक के हिसाब से, 100 लिंक के हिसाब से हमारे पास में ये क्या बोला है, 1 in 1000 का तुम्हारा एरर एक्सेप्टेबल है. तो एरर पर चेन क्या हो सकता है हमारा, एरर पर चेन जो हमारा परमिटेड हो गया वो कितना होगा, 1000 में 1 तो 100 में कितना, ऐसे होगा ना, 0.1 लिंक, यही इतना अलाउड है ना हमें. और हमसे पूछा क्या इसने, ये थीटा कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिग्री. अच्छा एक बात बताओ, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एक दूसरा बात लिखा मैंने, इसको डिग्री में करेंगे तो क्या होगा, रेडियन से डिग्री में, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो इतना रेडियन बराबर कितना, वो करोगे तो कितना आ जाएगा, करके देखो जरा, ये आता है ना, याद है 0.015, ये मैंने लिख के भी दिया था शायद तुमको, 0.015 थीटा स्क्वायर. कैलकुलेट करके देखो एक बार पहले, बिना करे मत बोलना, क्योंकि उस ये फॉर्मूला याद रखने के लिए बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं मैं, ठीक है. और इनफैक्ट अगर तुम ये भूल भी जाते हो, तुम ये काम करके, ये वाला याद सब कोई रखता है ना, सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा वाला ना, वो समझना ऐसा ओपन होता है कि पहला थीटा स्क्वायर बाई 2, बस यही याद रखो. अरे मैं भी यही याद रखता हूं, बाकी ना ये याद है ना ये याद है, सिर्फ थीटा स्क्वायर बाई 2. एक बार कन्वर्ट भी करके देखो जरा, आ भी रहा कि नहीं. हियर थीटा इन डिग्री, अरे ये रेडियन में है, थीटा यहां रेडियन में पुट करना है. अगर कोई डिग्री में पुट करेगा, कोई रेडियन से डिग्री बनाना है, मतलब ये रेडियन है. अगर तुमको यहां पॉइंट, क्यों तुम समझे नहीं, ये थीटा रेडियन है, रेडियन को तुमको यहां डिग्री में चाहिए, तो तुम यहां थीटा अगर डिग्री में रखना चाहते हो तो कोई इसको रेडियन में चेंज करेगा तभी ना, नहीं समझे. ये तो वही वाला बात हो गया, जीवी स्क्वायर बाई 127 आर के समय में 5/18 क्यों करेंगे, 18/5 होना चाहिए. अरे तुम कन्वर्ट थोड़ी कर रहे हो, तुम इसको ऐसा बना रहे हो कि अगला बंदा इसको जब डिग्री में भी लिखे तो मामला उसका बैठ जाए. मतलब 100 थोड़ी आएगा, देखो तो सही से, हाँ 00 आएगा, ठीक है, 00 आ रहा. अच्छा इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, देखना एक बार ठीक से करके यार. अभी अच्छा हाँ, हमारा एल तो फिलहाल क्या हो जाएगा बोलो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो समझ गया मैं क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक ही आ रहा है तुम्हारा. ये L/2 है ना, तो अगर मान लो
ठीक ठीक ठीक, ये लिखा है ना मैंने एज्यूमिंग वाला, सो BC को लिख देते हैं 100/2 थीटा स्क्वायर, ये इतना लिंक होगा हाइपोटेन्यूस एलाउंस, ठीक है। BC का वैल्यू इतना लिंक हो गया, और फिर तुम अब करोगे तो 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में ऐसा करके करो, तो अब क्या आएगा 0.015 थीटा स्क्वायर आ रहा है। यही मेरा काम था, हियर थीटा इन डिग्री, डिग्री में, ये वाला समझ में आ रहा है ना, थीटा मुझे डिग्री में रखना है, डिग्री में रखने के लिए मैंने यहां जुगाड़ लगाया है, यहां खुद से ऐसा जुगाड़ लगा रहा हूं कि तुम रखोगे डिग्री में और ये बन जाएगा रेडियन में, तुम डिग्री में रखोगे और बन जाएगा रेडियन में। सो 0.015 थीटा स्क्वायर इतना लिंक हो गया। अब ये जो तुम्हारा आया है BC, ये जो BC आया है तुम्हारा पर चेन के हिसाब से है, पर चेन, एक चेन लेंथ में मैंने फिलहाल 20 मीटर माना था, उस चेन के हिसाब से ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस अलाउंस है, और तुमको ये ऑथोरिटी दिया गया है कि तुम 0.1 लिंक का एरर कर सकते हो। शुड आई इक्वेट इट टू दैट वन? मैक्सिमम 0.1 जा सकता है ना, ये एरर मैक्सिमम 0.1 जा सकता है। सो 0.015 थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0.1। यहां से अब बताओ थीटा कितना आ रहा है, यहां से थीटा कितना आएगा? टू 2.5, यानी 2.5 डिग्री तक में अगर करोगे तब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तुम्हारा एक्चुअली ये है, और ये डिफरेंस तुम्हारे दिए गए लिमिट के अंदर है, एक्सेप्टेबल है। समझे? इतने डिग्री के स्लोपिंग ग्राउंड पर अगर तुम मेजरमेंट लोगे और स्लोप को इग्नोर कर दोगे, स्लोप को इग्नोर कर दोगे, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की तरह लेते चले जाओ, तो फिर तुम्हारा एरर कितना आएगा? वो ये इतना एरर आएगा 0.015 थीटा स्क्वायर, ये इतना एरर आएगा जब थीटा की वैल्यू बैठाओगे। ये एरर तुम्हारा इक्वेट किया हमने किससे? जो तुमको परमिसिबल है, दैट्स ऑल। अब ये सवाल है कि ये सवाल इस टाइप का अगर आता है तो तुमको इसमें एक चीज और ध्यान देना होगा। अगर ये कम नंबर का है तब तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के कुछ स्टेटमेंट लिख के बना सकते हो, लेकिन अगर कहीं ये 10 नंबर का है तो तुमने ठीक ही बोला था वहां से कि सर ये पूरा ही कर दो। सो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर इस तरह का सवाल आता है जिसमें तुमको लगा सिर्फ 2 लाइन में बनने वाला है तो ये काम कर देना, ठीक है? कोई नहीं, तुम मीटर में कर लो, ये तो ऐसी एज्यूम, तभी तो लिखा है एज्यूमिंग, तुम मीटर में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें और भी था ना, एक बोल रहा है कि एज इन 1 in n फॉर्मेट, वो तो ऐसी है, इसी का tan थीटा लेके कर दो, और क्या tan थीटा लेके 1 in n फॉर्मेट में कर दो। जो tan थीटा वाला था, tan थीटा ले लो, उसका कितना आ जाएगा? tan थीटा दैट इज tan ऑफ 2.5, ये जो आएगा वैल्यू उसको 1 in n फॉर्मेट में करोगे तो कितना आ जाएगा? 22.4 आ रहा ना, क्या 22.5 कितना आ रहा है बताना? 22.17, तो वही लिखेंगे 22.2। हाँ, ये अज्यूम किया मैंने। तुम 30 भी कर लोगे तो कोई गलत नहीं होगा,
अरे ये तो मैं मतलब अपना एक सवाल कुछ अलग अलग सा लाया हूं तुम्हारे को बताने के लिए कि सीधे के अलावा कुछ ऐसे टेढ़ा भी होता है। सीधा भी इसमें समझ में आ गया, टेढ़ा भी समझ में आ गया। अब सवाल बनाते समय खुद भी बोल सकता हूं मैंने इस सवाल को और मॉडिफाई कर दूंगा, ए 30 मीटर चेन इज यूजिंग, या आई एम यूज 20 मीटर चेन, तो फिर एजम्पशन नहीं करना पड़ेगा। हाँ वो भी चलेगा, हाँ 100%। लेकिन क्या कुछ लोग याद रखते ना फॉर्मूला, तो मैंने इधर से बता दिया तुमको। मैंने बोला जनरल तरीके से भी जिसको पूरा समझ में आ गया मामला, वो तो इधर से क्या वो कैसे भी कर सकता है। होता है ना, एक अगर तुमको कुछ प्रोग्रामिंग लिखना है तो प्रोग्रामिंग लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीके से कर सकते हो। पूरा मामला जो समझ गए हो तो फिर उसके बाद ज्योमेट्री है, उसके बाद वो चाहे जैसे भी करे फिर वो नहीं, उसको 2.56 आ रहा है, 3.2 थोड़ी आएगा। उतना बड़ा फर्क नहीं आएगा क्योंकि तुम अप्रोक्सीमेशन कितना ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट दैट बिग। नो सी, फर्स्ट थिंग यू आर एक्चुअली एलिमिनेटिंग द हायर ऑर्डर टर्म, ये वाला एलिमिनेट कर रहे हो तो एक ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। दूसरा, कैलकुलेशन के समय तुम ज्यादातर थर्ड वाला डेसिमल के बाद वाला पॉइंट तुम जनरली छोड़ते हो, वो कितना डिफरेंस क्रिएट कर देगा, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी स्ट्रेट ही है लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा पार्ट है। तुम देखोगे तो समझ में आएगा कि है बहुत स्ट्रेट, ये सिर्फ एक छोटा सा एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें। थर्ड क्वेश्चन देखो, सर कैन यू प्लीज टेल दिस। अरे इधर तो देख ही नहीं रहा था मैं। L2 थीटा कॉन्सेप्ट वंस L स्क्वायर बाई थीटा, अच्छा L/2 थीटा कॉन्सेप्ट, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहां पर। फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज सी, ये जो एक्सप्लेन किया सेक थीटा को मैंने सिर्फ ओपन किया है। सबका होता है ना, साइन थीटा का भी होता है, कॉस का भी होता है। ये मैं रट्टा मार के आया था, मतलब कुछ खतरनाक नहीं इसमें कि मैं कहीं से कुछ भयंकर डेरिवेशन लाया, फूरियर सीरीज लगाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्ट तुमको ऐसे याद भी नहीं रखना है। जब इसको करते हो तो हायर ऑर्डर टर्म को तुम नेग्लेक्ट कर देते हो। हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट करने के बाद 1 and -1 खत्म हो जाता है, लास्ट में L/2 थीटा स्क्वायर बच जाता है। और ये L/2 थीटा स्क्वायर जो बचता है, यहां थीटा रेडियन में है, हियर थीटा इज इन रेडियन, हियर थीटा इज इन रेडियन। फिर क्या किया हमने, फिर हमने इसको ऐसा चेंज किया, पहले तो L लिख दिया मैंने, L हमने माना था 100 लिंक्स, उसके हिसाब से। फिर मैंने कहा कि मैं अगर इसको डिग्री में चाहता हूं पुट करूं, तो कोई इसको ऐसा करेगा ना, थीटा शुड बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई इन सच ए वे दैट, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करोगे ताकि एज अ होल फिर से रेडियन में आ जाए, एज अ होल फिर से रेडियन में आ जाए। अब कोई थीटा डिग्री में पुट करेगा, तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करो और रेडियन बना दो। सो रिलेशन तुम यूज करके 180 डिग्री पाई रेडियन वाला यहां कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। ये करने के बाद हमारा वैल्यू आता है 0.015, दैट्स ऑल। क्लियर हुआ? थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा स्ट्रेट है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है, वो भी लास्ट में चेंज है। देखो
Baseline AC was measured in 2 parts. फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ गिवन इज 3 डिजिट. हाँ 4 डिजिट फिर नहीं देना चाहिए पॉसिबली. अंकित गलत नहीं होगा. एक सवाल पूछ रहे कि अगर क्वेश्चन में ही डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक का उसने नंबर दिया है और सॉल्यूशन करते समय मैं डेसिमल के बाद 4 डिजिट का लिख रहा हूं, तो ये सही गलत तो नहीं होगा. लिखने से कोई इसमें काटेगा नहीं, बट देर इज नो यूज. मुझे लगता है कि 3 डिजिट तक ही बहुत इनफ है. देर इज नो पॉइंट ऑफ कीपिंग आफ्टर 3 डिजिट. वो मैक्सिमम है मुझे लगता है. मुझे लगता है 2nd डिजिट तक में ही निपटा देना चाहिए. लेकिन कई बार करेक्शन वगैरह में थोड़ा फर्क कम होता है तो 3 डिजिट तक चले जाते हैं. 2 डिजिट तक निपटाना फिर पॉसिबल नहीं है. सो तुम्हारा पहला जो सवाल हमने किया था उसमें वैसे भी ध्यान दोगे तो 30.071 और 30.035 बेटर था. 3 डिजिट तक चले गए. क्वेश्चन पढ़ लिए 3rd नंबर. 3rd क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन है ये. एक एक करके सारा करेक्शन निकाल लो पहले. ठीक है. एक एक करके सारा करेक्शन निकाल लो. इसने एमएसएल वगैरह का करेक्शन ऐसे भी बोला नहीं है इसमें. सो एमएसएल करेक्शन होगा भी नहीं. एमएसएल का कोई करेक्शन का बात भी नहीं किया तो एमएसएल करेक्शन नहीं होगा. टेम्परेचर दिख रहा है हमें. पहले टेम्परेचर वाला ही कर लेते हैं. किसमें? ये पहला वाला क्वेश्चन में, सॉरी 3rd में. 3rd में या 2nd में? 3rd में. होना तो 2.1 ही चाहिए था, बट अब दिया है तो बना लो. हमें क्या करना है. मान लो तुम्हें भी एग्जाम में आ जाएगा तो वहां भी थोड़ी करेक्ट करेंगे. वहां तो जो आ जाएगा उसको बना देना. अगर मान लो एक बार वैसे into 30 ठीक divided by 2.9 में 5 1 2 3 4 5 रहने दो. 21 ही रहने दो अभी. क्या हुआ? अरे जैसे दिया वैसे ले लो. क्या करना है? अरे मान लो एग्जाम में भी 21 आ गया तो उससे जाकर लड़ने का टाइम है तुम्हारे पास? बिल्कुल नहीं करना ये काम. एग्जाम में अगर 21 इंटू 10 कर दिया तो तुम चेंज कर दोगे उसको. बाय अज्यूमिंग दैट द एग्जामिनर हैज गिवन द रॉन्ग वैल्यू. नाउ ये तो ठीक नहीं है. मतलब मैं अपना सेशन बता रहा हूं. बीइंग एज ए मतलब एग्जामिनर भी जब हम कंडक्ट करते हैं, मान लो कोई वैल्यू चला गया, वो बोलेगा मुझे थोड़ी मतलब था ऐसा मटेरियल से, तुम्हें क्या लेना देना एग्जैक्ट से. मैंने बोला ये वैल्यू है तो लो. लेकिन जनरली तो पता है सबको कि देखो मैं मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ये अभी चेंज करके करवा दूंगा, पर मैं फाइट क्यों कर रहा हूं तुम समझ नहीं पा रहे होगी. मेरा क्या है, मैं तो समझाने में मैं तो बोल दूंगा हाँ मेरा मिस्टेक हो गया, डेसिमल मिस हो गया, पर इससे तुम्हारा भला नहीं होगा. मैं अभी दूसरा ही बात कर रहा हूं. मैं बोलो अगर ये लिखा हुआ है, मान लो एग्जाम में ये आ गया, जस्ट टेल मी वन थिंग, तुम सच में दिल से सोच के बताओ ये एग्जाम में ऐसे ही आ गया 21 लिखा हो, क्या करोगे? उसको चेंज करोगे?
हो गया, एज पर गिवन डाटा हो गया। तुम्हारी क्या गलती है इसमें? एग्जाम लेने वाला का गलती है भाई, वो समझे एज पर गिवन डाटा, एवरी कैलकुलेशन यू आर गोइंग टू डू एज पर द गिवन डाटा। तुम तो उसी पे डाउट करने लग गए, वो देखेगा तुम उसको ठीक कर रहे तो हो सकता है मूड खराब में पूरा काट भी दे। वो ये चल कह रहा है मैं कुछ डाटा दे रहा हूं, बोलो मैं तो अपना डाटा लूंगा क्वेश्चन में। अच्छा एक बात बताओ, न्यूमेरिकल बनाते समय क्या तुमको हमेशा लगता है कि ये पूरा क्या बोलते इसको प्रैक्टिकल वाले से रिलेटेड ही होना चाहिए? प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता उस प्रिंटिंग मिस्टेक, देखो मैं अपना सजेशन बता रहा हूं, तुम्हें करना है कर लो। मैं दोनों ही बातें बता रहा हूं। मैं जब अपने हिसाब से कभी कॉलेजेस में या कहीं भी पेपर चेक करता हूं, जो डाटा दिया गया है वो डाटा चेंज करके बच्चा बना रहा है, तो दैट डिपेंड ऑन द टीचर कि वो लेगा उसको या कंसीडरेशन में या नहीं लेगा। अगर वो काट देता है तो कोई सुप्रीम कोर्ट भी उसको ठीक नहीं कर पाएगा। ये मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि सवाल पूछने के बाद अगर मैंने वो डाटा गलत भी दे दिया, मैं उसको बोल ही सकता हूं कि इट इज अ टेस्ट। हु टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट फिगर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना आंसर बता दिया क्या होना चाहिए। मेरे क्वेश्चन का क्या है, मैं तो अभी चेंज कर दूंगा, क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसा काम मत करो कि तुम्हारा मार्क्स ही चला जाए। हाँ ये बात सही है कि तुमको अगर डाउट लगा तो तुम अपने बचाव में उधर लिख दिया एज पर द गिवन डाटा, दैट्स ऑल। तो भाई तुम्हारा डाटा है, मैं बना रहा हूं, मेरा क्या है इसमें? सो क्या है ये? बनाओ फटाफट इसको, टेम्परेचर करेक्शन कर लो पहले इसका। बेसलाइन एसी वाज, अच्छा ये दो भाग में है भाई। A baseline AC was measured in two parts along two straight drains AB and BC of the length। अच्छा ये तो दो इसमें लिया हुआ है, AB का लेंथ इसने मेजरमेंट किया है 1650 मीटर, BC इसने मेजरमेंट किया है 1819.5। तो टेम्परेचर करेक्शन कर लो पहले, कोई भी करेक्शन कर लो, क्या है कितना आ जाएगा? अच्छा उसके लिए भी अलग अलग करना पड़ेगा, AB का अलग करना पड़ेगा हमें और उसका BC वाले का अलग करना पड़ेगा। ओ क्या वैल्यू दिया अल्फा का, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अल्फा दिया कहाँ गया है? इलास्टिसिटी नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप मटेरियल बाय 3.5 इंटू 10⁻⁶। तो 3.5 इंटू 10⁻⁶ तुम्हारा अल्फा हो गया, और लेंथ तो 1650 है ही। टी कितना है? टी है 45 डिग्री वाला टेम्परेचर। द अप्लाइड पुल ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ बोथ पार्ट वाज 200 न्यूटन, वेयर इज रिस्पेक्टिव टेम्परेचर वेयर 45 एंड 40। अच्छा देखो ये तुम्हारा स्टैंडर्डाइज किया इसमें कितने पे? 25 डिग्री पर, क्योंकि बोल रहा है एग्जैक्टली इट वाज 30 मीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये एक और खतरनाक बात क्या लिख रहा है, ये 45 और 40 क्या है पता है? दो अलग अलग जो लिए, AB और BC दोनों का अलग अलग टेम्परेचर में भी ले लिया उसने। सो 45 माइनस इसका 25 हो जाएगा और L इसका 1650, मतलब इसका डाटा उसमें चला गया, उसका डाटा इसमें चला जाए, ऐसा नहीं करना फिर। और कुछ तो है नहीं इसमें। कितना आएगा? 0.11 मीटर प्लस में ही आएगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट BC वाला लिख लो, वो लास्ट में जाएगा ना उस पर। तुम पहले समझ पा रहे हो ये चल क्या रहा है यहाँ पे? तुम लोग हंस रहे हो तो इसमें मतलब मेरा ले रहे हो या उसका ले रहे हो? पहले समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको डिमोरलाइज करने से क्या फायदा है?
उसको डिमोरलाइज करने से फायदा नहीं है, और मैं डिमोरलाइज होने से रहा। मतलब बच्चा बोलता है सर एक गाना सुनाओ तो मैं 3 सुनाता हूं, तो ऐसा भी क्या ही डिमोरलाइज होगा। सो सबसे पहला इसमें ए बी और बी सी 2 अलग मेजरमेंट लिए हैं, ए बी और बी सी, और ए सी का डिस्टेंस मांग रहा है। डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन, मतलब एट बी, ऐसा कुछ लिखा है ना उसमें, एट बी डिफ्लेक्शन एंगल। तो ये इधर बेचारा जा रहा था, इधर चला गया, तो ये 10 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, ये 170 डिग्री है, ऐसे हो जाएगा नहीं, सही है गलत, 180 होगा तो इधर 170 हो गया। मैं क्या करूंगा, इसका करेक्ट लेंथ निकाल लूंगा, इसका भी करेक्ट लेंथ निकाल लूंगा, और लास्ट में क्या मांगा है इसमें, एसी मांगा है ना, तो सबका दोनों का निकाल के करेक्शन फॉर द स्लोप भी उसका करेंगे, हम इसका भी करेंगे करेक्शन फॉर द स्लोप, सब कैलकुलेट के लास्ट में एसी परफेक्ट निकाल देंगे ये ट्रायंगल लगा के, तो झमेला कम होगा ना ये। तो हम पहले वो झमेला क्यों अपना है, पहले उन दोनों को सही कर ले ठिकाने पे, फिर एसी सही वाला एसी आ जाएगा। क्योंकि दोनों का अलग अलग स्लोप है, ए बी का अलग स्लोप है, बी सी का अलग स्लोप है, तो क्या बेहतर होना चाहिए। डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है ना, ये तो हम इसका एलिवेशन देख रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन एंगल ये एलिवेशन कौन बोला, एलिवेशन है ये एलिवेशन बिल्कुल भी नहीं है। एलिवेशन किसको बोलते हैं, स्लोप दिया ना, एक मिनट, एलिवेशन किसको बोलते हैं, सामने सामने से देखने वाला। ये सामने से देख रहे हैं हम, ये सामने से दिख रहे हैं, ये सामने से दिख रहे हैं भाई, ये तो गजब हो जाएगा फिर तो। सामने ऊपर से होगा तो उसको जबरदस्ती यार, देखो मैं भी अपनी गलती मानता हूं कई बार, ठीक है, जो पहले क्लास किया होगा गलती से हो जाता है, आदमी बोल देता है चलो कोई बात नहीं, साइड लेने का आप जबरदस्ती से लगे पड़े, वो भी सामने ही है। ये टॉप है, टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हो। ए बी एक ड्रेन है, तो ए बी का जो ड्रेन था उसका भी कुछ स्लोप था, और मेजरमेंट करते समय जो बाकी सब झमेले हुए, वो पुल करेक्शन फलाना ढिमा का वो भी हुआ। तो अच्छा तरीका खुद ही सोचो क्या होगा यार, ए बी का लेंथ करेक्ट कर लो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता कर लो। अच्छा ये जो करेक्शन हम कर रहे हैं एट द एंड हमको मिलेगा क्या, द करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। फिर बी सी जो है, ये समझ में आ रहा है, ये प्लान है, कहाँ वो क्या है सोचो, हाँ स्लोप है, बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो मैं कहां दिखा रहा हूं, वो जो स्लोप है वो दिखा रहा हूं मैं इसमें, फिर वो तो दिख ही नहीं सकता है, जब एलिवेशन देखोगे तो दिखेगा। तुम प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट बना रहे हो, मैं प्रॉब्लम का सीधा अप्रोच सिखा रहा हूं। अरे भाई बंदे ने ए बी का लेंथ लिया मेजरमेंट, सोचो ना, अब वो थोड़ा बेचारे को स्लोप भी था, कुछ 3 डिग्री 4 डिग्री होगा, उसको नहीं होता तो बाकी का करेक्शन तो होता उसके पास, तो ए बी का सही वाला लेंथ निकाल लो। फिर वो डिफ्लेक्ट किया, बीसी एक ड्रेन था, बीसी का भी लेंथ वगैरह मेजरमेंट किया उसने, बीसी का भी क्या करो, करेक्ट डिस्टेंस निकाल लो। अब मेजरमेंट लेने के बाद हो सकता है तुमको स्लोप भी करेक्शन हो, टेम्परेचर करेक्शन भी हो, पुल करेक्शन भी हो, सब कर लो उसका। यू ट्राई टू गेट द करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड बी सी। एक बार ये करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी और बी सी का आ गया, उसके बाद में ए सी का निकाल दो। कहां पीछे बैठे हुए, ठीक है। सो टेम्परेचर करेक्शन फॉर बी सी कितना आएगा ये, 3.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 45 माइनस वो 20 डिग्री पे था शायद, इंटू 1819.5, यही है ना, 0.0955 0.0955। इस बार मैं बहुत ध्यान से कैलकुलेशन किया हूं तुम लोगों के लिए, मतलब मेरा डाटा तो गलत होने का चांस पूरा रहता है। नेक्स्ट है तुम्हारा 40, ये सही है ना, वो 40 डिग्री पे था यार, भूल गया। बीसी का मेजरमेंट करते समय वो 40 डिग्री पे किया ना, और स्टैंडर्डाइजेशन 25 पर है।
ठीक ठीक। सो नेक्स्ट हम क्या निकाल लेंगे इसका, टेम्परेचर करेक्शन हो गया, देन निकालो पुल, करेक्शन फॉर पुल। ये भी दोनों का अलग निकालना होगा यार। करेक्शन फॉर पुल में दिया है कितना कितना सबका वैल्यू सेम है, फिर भी अलग अलग निकाल ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, दोनों का लेंथ तो अलग है ना। चाहते तो अच्छा हमें तो अलग निकालना ही है, हमें तो ये चाहिए, AC चाहिए, एक ही लाइन का थोड़ी है कि दोनों मिला के निकाल लो, दोनों अलग अलग ओरिएंटेशन में भी है। ओके, सो करेक्शन फॉर पुल हमें अलग निकालना ही पड़ेगा। फॉर AB कितना आएगा, ये P माइनस P इसका कितना दिया हुआ है, 200 पे खींच रहा है और 100 उसका स्टैंडर्ड है, और L इसका 1650 बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप 2.5 mm स्क्वायर। और वो क्या किया जाए, वो बाद वाला क्या किया जाए, जो दिया है वही करेंगे। तुम बोलोगे तो मैं करेक्ट कर सकता हूं, पर क्यों करना है, रहने दो। सो हाउ मच विल बी गेटिंग हियर, 0.0314, ठीक है। और करेक्शन फॉर पुल फॉर BC भी निकालेंगे, करेक्शन फॉर पुल ऑफ BC, ये कितना आएगा, इसका भी सेम ही है क्या, टेप वगैरह का सब BC का सेम है पुल, उसका भी वही है ना 200 and 100 ही, सिर्फ ये 1819.5 ही अलग होगा, तो लिख देता हूं कम से कम 200 माइनस 100 इंटू 1819.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 21 इंटू 10⁵, ये कितना आ जाएगा 0.0347। और क्या रह गया, स्लोप करेक्शन भी लगा लो, फिर उसमें क्या है। अच्छा स्लोप में इसने दिया क्या है, एंगल दिया हुआ है। अच्छा स्लोप करेक्शन में ज्यादातर समय एक्चुअली क्या, जब h² वो वाला करते हो तो जरूरत तो नहीं उसकी, यहां तो थीटा है, तो थीटा में मैं बोलो करेक्शन भी क्यों लगाए हम, आसान क्या होगा, मैं कर सकता हूं करेक्शन लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा इसको लगा के फिर कोस थीटा में ना कर दें, हाँ कर लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ऐसे बोल रहा हूं ये भी करोगे तो गलत नहीं होगा। अगर करेक्शन फॉर थीटा करके करोगे तो भी ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थीटा में करेक्शन करके फिर कॉस थीटा करना, करेक्शन भी करोगे तो वही करोगे ना, L cos थीटा वाला पार्ट लगा के L cos थीटा माइनस L करोगे, दैट विल बी द करेक्शन, L माइनस L cos थीटा, यही करोगे ना। मैं बोल रहा हूं ये करना ही क्यों है, ये क्यों करना है, मैं चाहूं तो डायरेक्टली ना इसको लेके और सीधे थीटा में चेंज करके हॉरिजॉन्टल निकाल दूं, वही तो मैं भी बोल रहा हूं, मैं इसी को कनेक्ट कर दूं और इसी का cos थीटा ले लूं, क्या दिक्कत है। अरे मैं इसी को करके और इसी का cos थीटा ले लूं तो डायरेक्टली मुझे हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, तो भी तो कोई दिक्कत थोड़ी है वो। तो AB का मेरा क्या हो जाएगा, AB लेंथ स्लोपिंग ग्राउंड पर, ठीक है, स्लोपिंग लेंथ, क्योंकि ये करेंगे तो स्लोपिंग ही आएगा। 1650 के साथ में टेम्परेचर और पुल करेक्शन लगा दो, कितना आ जाएगा, टेम्परेचर और पुल करेक्शन लगा बताना कितना आएगा, कितना रहा ये, ठीक है। देन डायरेक्टली मैंने इसका करेक्शन ना निकाल के हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ AB ये निकाल दिया, और मैंने क्या किया 1650.147, इसका कितना एंगल में था AB वाला, 3 डिग्री पर, 3.5 या 3 पर,
3 डिग्री पर। इसका कॉस 3 डिग्री कर दो, ये कितना आ जाएगा? 1647, इतना घट गया बस 88। फिर लेंथ ऑफ BC स्लोपिंग ग्राउंड में ये कितना आएगा? 1819 पॉइंट, ये दोनों ऐड करो, कौन सा? 0.0955 और ये वाला 0.0347। कितना का डिफरेंस आ रहा है? 1648। वही तो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। पहले करेक्शन लगा के भी निकालोगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मैं तो एक स्टेप बचा लिया हूं, चाहो तो उसे भी कर सकते हो। मैंने बोला ना बार बार, वैसे कर लो ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं आएगा। और डेसिमल के बाद 2 डेसिमल पे चेंज आ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कितना का 19 पॉइंट, ये इसके साथ तो ऐड करके 63 के बाद कुछ नहीं, 02 है तो छोड़ दो, 02 है तो 0 पे रहने दो। फिर ये हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ BC। हॉरिजॉन्टल से भी अच्छा, तुम एक गलत चीज मैं लिख दिया हूं यहां पर, तुमको लिखना चाहिए करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, समझ रहे हो? ये वर्ड भी लिखना चाहिए तुमको, करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और यहां भी लिखना चाहिए करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना चाहिए, क्योंकि अब तो फाइनल लिख रहे हो तो तुमको प्रॉपरली लिखना ही चाहिए। ऑफ BC ये कितना आ जाएगा? 1819.63। कॉस्ट इसका कितना है? 3 डिग्री 31 माने 3.5 डिग्री, 1816.236, ठीक है मीटर। अब क्या कर लेंगे? हाँ, कॉस वाला रूल लगा लेंगे, उसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये डायग्राम बनाया था, वही मैं ढूंढ रहा था, ये चला गया लगता है। ये A, ये B, ये C। इसको AC चाहिए ना, डिस्टेंस AC चाहिए इसको। गर्मी है, AC के बिना कहां काम चलने वाला है। सो AC ये 10 डिग्री पे है, ये 170 डिग्री पर है। कॉस का फॉर्मूला कैसे लिखते थे हम? कॉस 170 डिग्री लिखेंगे, उसके सामने वाला हमें निकालना है ना, ऊपर वाले स्क्वायर में रहता है ना सब कुछ, तो आजू बाजू वाले का स्क्वायर ऐसे याद किया है, आजू बाजू वाले का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और माइनस में सामने वाले का स्क्वायर, सो दैट इज AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ AB एंड BC। दिख रहा है ऑनलाइन? वैल्यू लिखो सबका, और ये बताओ मुझे कि इसमें से AC कितना आ जाएगा? 34.97 मीटर हो गया। 3450.97 एग्जैक्टली यही वैल्यू है। बहुत दिनों बाद तुम्हारा और मेरा वैल्यू सब मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को कुछ मिलता जुलता जैसा लगेगा, क्लास में मैंने ऐसा प्रॉब्लम करवाया है, और कंपेयर टू क्लास ये वाला आसान है, पर मैं डील अभी करूंगा तो जो लोग नहीं किए क्लास, तो मैं दोनों ही बातें डील कर लूंगा, जो क्लास में करवाया है मैंने वो भी और ये वाला भी। फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन लेइंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एन ऑफसेट सो दैट maximum displacement may not exceed 0.025 centimeter on paper, given that
length of offset is 15 meter. The scale is 1 centimeter to 50 centimeter. (1 centimeter equal to 50 centimeter), and the maximum error in length of offset is 0.5 meter. मुझे लगता है यहां पे छोटा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर हम बाद में देख लेंगे। मुझे लगता है 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर होगा, क्योंकि इस तरह का स्केल देख के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। नॉर्मली भी सोचा जाए तो ये वो क्या बनाएगा, मतलब उसके ग्राउंड में क्या है और वो पेपर में क्या बनाएगा, ऐसे भी मुझे लग रहा है। ये वाला बात पे ये मेरा मिस्टेक एडमिट करता हूं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, अगर सच में ये मिस्टेक आ गया तो तुम्हें एग्जाम में इसको चेंज नहीं करना है, तुम्हें यही कंसीडर करना है, ठीक है। तो गलतियां रहे तो अच्छी बात है, उस पर डिस्कशन हो जाता है, बट यहां फिलहाल हम चेंज कर लेंगे इसको, 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर कर लेंगे। वो लाएगा ग्राउंड से तो तुम ही सोचो ना क्या ही बनाएगा, मतलब इतना सा, इतने से के लिए कर रहा हूं, प्लान बना रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन को पूरे ओवरव्यू से समझना, पहले हमने ऑलरेडी इसको डील किया है इस तरह के प्रॉब्लम को। ऑफसेट का प्रॉब्लम में क्लैरिटी रखना है तुमको कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तभी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो डील कर सकते हो, ठीक है। देखो, ये कैसे पता कि दोनों लाइन, एक मिनट, ये कैसे पता कि दोनों लाइन एक्चुअल पाथ से डेविएट हैं। ये भी तो कर सकते हैं कि ए बी अपने एक्चुअल पाथ पे है एंड बी सी डेविएट है 10 डिग्री है। बेस लाइन, ये 3rd नंबर क्वेश्चन में एक डाउट है, कहां गया वो। द स्लोप ऑफ द ड्रेन ए बी एंड बी सी जितना एंड द डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ बी सी वॉज 10 डिग्री राइट। ठीक है, ये तुम्हारा डाउट जो है, एंड द डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ बी सी, सनी कुमार, ये जो स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है, द डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ बी सी, पहला बात कि कोई भी एक लाइन का मैंने एंगल बोल दिया, वो क्या जस्टिफाई करता है, किधर से भाई, किधर से, सवाल यही होता है ना, किधर से, रेफरेंस क्या है तुम्हारा। अगर कुछ ना हो तो हम बोलते हैं भाई मैग्नेटिक होगा शायद, ट्रू बेरिंग होगा शायद, लेकिन जब बोल दिया इसने डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ बीसी, एंगल क्यों नहीं बोला इसने, डिफ्लेक्शन एंगल बोला ना इसने, मतलब ए बी चाहे जिधर भी जा रहा था, समझ रहे हो, चाहे जिधर भी ए बी जा रहा था, मुझे उसे करने ही देना कुछ नहीं है, ए बी जिधर भी जा रहा था उससे बीसी जो है 10 डिग्री पर डेविएट है। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये हो गया सॉल्व। सो ए बी का क्या राइट डायरेक्शन है, रॉन्ग डायरेक्शन है, ए बी पे देख ही नहीं रहा, किधर भी जाओ तुम उधर, ए बी कहीं भी जाए कोई मतलब है हमें उससे, हम क्या उसके लिए वरीड है इस क्वेश्चन में, ए बी कहीं भी जाए, उसने सिर्फ ये कहा है बीसी हैज अ डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 10 डिग्री, तो हम समझेंगे ना बीसी का 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन एंगल किसके रेस्पेक्ट में भाई, क्यों बोलेंगे डिफ्लेक्शन एंगल, वरना यानी डिफ्लेक्शन एंगल मतलब ए बी के ही तो रेस्पेक्ट में होगा, दैट्स ऑल। हाँ, ये क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था कि ऑफसेट की समझ होनी चाहिए। मैंने पिछले क्लास में जब एक बार बनवाया था, वो भी डील करेंगे और इसको भी बात करेंगे। जब ये ऑफसेट का हमने देखा था तो हमने क्या बात की थी कि एक्चुअल में ग्राउंड में ऑफसेट जो है वो लिमिट होना चाहिए, ज्यादा लंबा ऑफसेट नहीं ले सकते हो, लेंथ ऑफ द ऑफसेट हैज अ लिमिट, और लेंथ ऑफ ऑफसेट के बाद अगर तुमने एंगुलर एरर कर दिया तो वो एंगुलर एरर की बेसिस पे हम बोलते हैं कि भाई तुमने अगर कमिट किया है एंगुलर एरर
तो हम तुमको ये इंश्योर कर सकते हैं व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ योर ऑफसेट लेंथ, और वो लिमिट करने के लिए हमारे पास में बेसिक फंडा क्या था कि हमारा ड्राफ्ट्समैन 0.25 mm देख सकता है लास्ट टू लास्ट या मेजर कर सकता है, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट वाज द मेन बेसिक ना, मेन फंडा। तो अगर मान लो बोले थे कि मान लो एल लेंथ का ऑफसेट था और एंगुलर एरर कर दिया उसने ग्राउंड में, तो ये मैं फटाफट से वापस रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है इतना। ये एल लेंथ में ये अल्फा का उसने एंगुलर एरर कर दिया, तो जब ये एंगुलर एरर कर दिया उसने, ये एल था, तो हमने क्या कहा, एक्चुअली में दो तरह का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाता है ऑफसेट का। एक तुम्हारा ये चेन लाइन है, दिस इज योर चेन लाइन। एक आ जाता है तुम्हारा परपेंडिकुलर टू ऑफसेट, मान लो कुछ नाम भी ले लो, ए बी सी डी, कुछ ऐसे ही। सो बी सी तुम्हारा क्या है, विच इज पैरेलल टू चेन लाइन। ऑफसेट लेंथ पैरेलल टू चेन लाइन। ये जो बीसी था तुम्हारा कितना हो जाता था, ये एल साइन अल्फा। फिर यही बीसी जो एल साइन अल्फा था ये ग्राउंड में था। अगर इसी का हम अपना स्केल पर लेके जाएं तो याद होगा तुमको, हमारा जनरली स्केल हमने क्या एज्यूम किया था, एज्यूमिंग स्केल वाज 1 सेंटीमीटर बराबर एस मीटर। इसके अकॉर्डिंग आर एफ क्या बना था हमारा, 1/s इंटू 100 लिखो। फिर हमने क्या कहा, अगर ये हमारा ग्राउंड है, ये अगर मेरे पेपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, छोटा है भी बड़ा है भी ना, और कुछ तो नहीं है इसके पीछे, यही है ना। सो हमें ग्राउंड पेपर पे चाहिए, दैट ए बी इंटू स्केल हो जाएगा। तो दिस इज ऑन ग्राउंड, फटाफट रिवाइज कर रहा हूं। सो ऑफसेट लेंथ पैरेलल टू चेन ऑन पेपर will be L sin alpha into RF. The RF is 1/100s. Now this is on paper. याद आ रहा है, यही था ना, ऑन पेपर हो गया ये। फिर ये ऑन पेपर होने के बाद क्या कहा था मैंने, ऑन पेपर होने के बाद मैंने कहा था कि ये तो तुम्हारा किस में आ जाएगा, मीटर में। क्यों, RF doesn't have a unit, RF के पास कोई यूनिट नहीं है। यूनिट किसका चलेगा, L का, L तो मीटर में डाल रहे हो, तो ये बना मीटर में। पेपर में मीटर का क्या काम है, मैंने बोला यार सेंटीमीटर कर लो, देखने समझने में आसानी होगी। मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मेक श्योर दैट इट इज कमिंग इन सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, बना दिया इसको। सो दैट हैज बिकम L sin अल्फा बाय S। ये तुम्हारा सेंटीमीटर में आ गया। ये था तुम्हारे एंगुलर एरर करने की वजह से। फिर तुम क्या करते हो, इसको इक्वेट कर देते हो 0.25 mm से, लिखते हो 0.025 सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों साइड बराबर हो, वहां से तुमको ये लेंथ पता चलता है। फिर तुम बोलते हो कि भाई अगर एंगुलर एरर पता है कितना किए हो साइड पर, तो मैं बताता हूं तुम इससे ज्यादा लंबा ऑफसेट मत लेना। दैट्स हाउ यू आर लिमिटिंग द लेंथ ऑफ द ऑफसेट। ये तो सिर्फ लेंथ ऑफ ऑफसेट को लिमिट करने का था। फिर हमने ये बात की थी कि ये जो ऑफसेट लेंथ लिमिट के लिए हमने बीसी को कंसीडर किया, हमने सीडी को क्यों नहीं किया। ये जब भी होगा तुम्हारा, क्या तुम एंगुलर एरर 45 डिग्री कर दोगे, ये एरर थोड़ी है, ये तो बदमाशी है। एरर क्या होगा, वही 2, 4, 5, 10 डिग्री, उससे ज्यादा होगा क्या। इज देयर एनी चांस ये वाला इससे बड़ा हो सकता है, अननेसेसरी इसको क्यों, जो दिखेगा जिसके चांसेस है उसी को कंसीडर करोगे ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट, कि हमने इसको नहीं लिया, इसी को ले लिया। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट के लिए दो तरह का डिस्प्लेसमेंट था। फिर एक आदमी सवाल यह भी कर सकता है कि ठीक है सर, चालाक आप बहुत हो, बीसी नहीं लूंगा, बीडी डायगोनल तो ले सकता हूं ना। अब बताओ, मैं फंस गया। फिर सवाल तुम्हारा सही है ना। अब तो सीडी में तो मैं निपटा दिया ना, बट बीटी डायगोनल लोगे तो मैं फंस गया ना। तो जब टीचर फंसता है तो क्या करता पता है, अरे यार इतने के लिए बीसी बीडी, समझे, दैट्स ऑल। तो टीचर फंसेगा तो वो तो ऐसे निकाल लेता है, एजम्पशन है यार, नेग्लेक्ट करो यार, दैट्स ऑल। तो तुम्हें भी इस तरह से लाइट लेके चलना जिंदगी में। सवाल को कुछ समझ रखना है,
कुछ चीजों को सच में ये ओवरव्यू रखोगे तो बनाने में चीजों को आसानी होगी, वरना उसमें घुसाओगे ना अगर भयंकर वाला सब कॉन्सेप्ट, क्या घुसा लोगे तुम बीटेक के बाद में? ऐसा क्या कर लोगे तुम उसमें, बताओ? ऐसा कौन सा तुम उसमें तोप लगा लोगे? सो टेक इट इजी। नाउ अनदर थिंग इज दैट ये तो एंगुलर एरर था, अगर तुम्हारा लीनियर एरर हो गया तो साथ में लीनियर एरर भी हो गया, मान लेते हैं लीनियर एरर तुम्हारा इधर हो गया साथ में, तुमने इधर भी गड़बड़ कर दिया। लीनियर एरर को रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन में एक और तरीका है, याद है तुम्हें? क्या था? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन लीनियर मेजरमेंट। यहां पर तो डायरेक्ट दे दिया है 0.5 मीटर, तो मैक्सिमम लोग तो मुझे लगते हैं क्लास से ही है, फिर भी तुम लोग बोल नहीं रहे हो, बहुत कम ही लोग हैं जो क्लास से नहीं लग रहे हैं। सो ये वाला तो हमने लिखा था ना वो क्वेश्चन में, या भूल गए पूरी तरह से? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ये मैं बता रहा हूं कि डिग्री ऑफ ये जो इसने लाइन लिखा है ना इधर लास्ट में एकदम, द मैक्सिमम एरर इन लेंथ ऑफ ऑफसेट इज 0.5 मीटर। एक लाइन लिखा है इसने, द मैक्सिमम लीनियर एरर इज 0.5 मीटर, डायरेक्टली दे दिया है। ऐसा पूछा ना ये? अगर ये चाहता तो इसको दूसरे एंगल से भी दे सकता है। कैसे? द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन लीनियर मेजरमेंट, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन लीनियर मेजरमेंट इज, इसके लिए कितना देना पड़ेगा बता सकते हो क्या? थोड़ा मैं लिख ही देता हूं बात। ये 15 मीटर का ऑफसेट है ना, तो इसको कितना देना चाहिए? 15 के लिए 0.5, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 0.5 बाई 15, बताना जरा, ये 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आधा 30, 1 in 30 हो जाएगा नहीं? इज 1 in 30 दिख रहा है ऑनलाइन में वहां तक। तो यही बात को वैसे भी रिप्रेजेंट करके दिया जा सकता है। दिस इज द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन लीनियर मेजरमेंट, मतलब 30 का नापोगे, मेजरमेंट करोगे, यही होता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मीनिंग। 30 का मेजरमेंट करोगे तो एक गलती हो जाएगी तुमसे, तो 15 का करोगे तो 0.5 का गलती हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो हम यहां पर थे। ये पहले तो मैंने बताया बिना लीनियर मेजरमेंट के तुम्हारा जो एंगुलर एरर हो रहा है उसका हिसाब बता दिया मैंने। अब मान लो लीनियर मेजरमेंट भी साथ में, सॉरी लीनियर क्या हो गया, ये लीनियर एरर भी साथ में हो गया। तो लीनियर एरर अगर साथ में हो गया तो अब क्या करोगे? यहां भी जुगाड़ ही है, कुछ खतरनाक नहीं है। देखो कैसा वाला, ये दोनों तो पहले ही हम निपटा चुके थे कि सेम सेम, भाई भाई याद है? अब ये लीनियर में एक प्रॉब्लम ये है कि इसको निपटा नहीं सकते हम, इसको पूरी तरह निपटा नहीं सकते। तो बेसिकली हम ये वाला डायगोनल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है, लीनियर में बड़ा गलती होने की वजह से ये लेंथ एक्चुअली इससे थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है, उतना करीब करीब नहीं होगा, तो उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कंसीडर करने में भी देखो क्या है, while you are considering, फिर ये और ये तुमने सेम लिया था, तो फिर उसी बात को याद करेंगे हम। ये तुमने बोला था ना यार चलो चलेगा, तो अभी भी वही कर रहा हूं मैं, इसको इधर निपटाऊंगा, इस ट्रायंगल को राइट एंगल मानूंगा बोला मैंने, ये ट्रायंगल राइट एंगल है नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे हो? इसको इधर निपटाऊंगा, ट्रायंगल को राइट एंगल मानूंगा और डायगोनल निकालूंगा, राइट? फिर सवाल पर आओ। सवाल बोल रहा था क्या? Find the maximum permissible error in laying of the direction of an offset so that maximum displacement may not exceed 0.025 mm on paper given the length of the offset is 15 meter। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या होगा? That BC, this is what? This is on paper length of offset length parallel to chain line on paper ये था, और यही वाला को मैं इधर ले लिया, that is BD। This is nothing but my BD on paper। और अगर मेरा ये BD है ऑन पेपर में ये, तो ABCD ये E, BE कितना है? BE is 0.5 मीटर। Then what will be DE? DE will be under root of, अभी मैं स्केल ना लगाऊं क्या?
रुको, क्योंकि 0.5 मीटर ये हटा दो, ग्राउंड पे ले आओ, यहां ले लो, अभी ग्राउंड पर ही है ना, ये तो समझाने के लिए किया था ना मैंने। अब सवाल बना रहा हूं, ग्राउंड पर तो एल साइन अल्फा है, 0.5 मीटर तो ग्राउंड का है ना, तो एक पोर्शन ग्राउंड का, एक पोर्शन पेपर का, ऐसा करेंगे क्या? तो अगर मैं एल साइन अल्फा होल स्क्वायर ग्राउंड का और 0.5 होल स्क्वायर तुम्हारा लीनियर मेजरमेंट ग्राउंड का, ये दोनों एरर है ड्यू टू लीनियर एंगुलर एरर, ड्यू टू लीनियर एरर, दोनों की वजह से आया, जो फाइनली मुझे डीई आ गया ऑन ग्राउंड। अब ये डीई ऑन पेपर क्या होगा? छोटा डी बाय बड़ा डी। सो ऑन पेपर स्मॉल डी होगा ना, ये स्मॉल डी लिखना नहीं। सो मैं लिख सकता हूं डीई ऑन पेपर, या लेंथ ऑफ डीई ऑन पेपर, लेंथ ऑफ डीई ऑन प्लान पेपर भी लिखना अच्छा बात नहीं है। क्या हो जाएगा? दैट कैपिटल डी इंटू स्केल। सो कैपिटल डी इज हाउ मच? दैट इज अंडर रूट ऑफ एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू स्केल में आर एफ 1/100 एस माने 100 और तुम्हारा 1/50 दिया हुआ है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर है, उसको मीटर कर लेना, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, उसके हिसाब से यही आर एफ होगा। फिर मैंने कहा इसको मुझे सेंटीमीटर में अगर लाना है तो आई मल्टीप्लाइंग विथ 100, इट इज बिकमिंग सेंटीमीटर। अरे कैसे भी कर लो यार, मैं तो फालतू करता हूँ, 0.025 से इक्वेट कर दो, या फिर इसको पूरा एमएम में बना लो, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, और फिर ये कर लो तो अच्छा लगेगा ज्यादा। 0.25 ही तो हमारा रिस्ट्रिक्शन है ना, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ अल्फा। और मुझे याद है क्लास में हमने बनाया था तो अल्फा हमारा 0 आया था, कुछ याद है? इसका नहीं था, दूसरा प्रॉब्लम बोल रहा हूं, इसका तो वैल्यू आएगा, हाँ आ जाए 4.38 डिग्री। यही तुम्हारा रिस्ट्रिक्टेड एंगुलर एरर है। कितना एंगुलर एरर कर सकता है तुम्हारा बंदा अगर उसका ऑफसेट का लेंथ 15 मीटर है तब। When only perpendicular displacement जब तक पूछा ना जाए, until it is not asked what is the perpendicular displacement of offset on paper, until it is not asked you don't have to calculate. ये जो CD है that is the perpendicular displacement. As long as no one is asking you should not calculate, क्योंकि उसका कोई खास मीनिंग और नहीं है। आप पूछ ले कोई तो कर लो, अदरवाइज यू हैव ओनली अ मीनिंग ऑफ बीसी, क्योंकि बीसी को यूज करके तुम ऑफसेट लेंथ को रिस्ट्रिक्ट करते हो, या फिर कोई ऑफसेट लेंथ दे दिया तो एंगुलर एरर को ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्ट करते हो। यही दो तुम्हारे पास में हथियार है, और उसके लिए तुम देखते किसको हो? बीसी को। फिर मैंने ये भी बता दिया बीसी को क्यों देखते हो, सीडी को क्यों नहीं देखते हो। तो सीडी जब तक पूछा ना जाए तुमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर हो गया ये? अच्छा एक और बात, अभी लास्ट में पूरा क्लियर नहीं हुआ है, मुझे इसमें एक छोटा सा डाउट है। तुम लोग बता सकते हो यहां पर एक चीज थोड़ा सा ठीक नहीं है जो ठीक होना चाहिए, कोई बता सकता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैप पे दिया है। नहीं, उसमें दिक्कत नहीं है, रोक दिया मैंने, दिक्कत नहीं है। क्यों? वो जैसे मत सोचो, तुम बताओ क्या ऐसा है, बहुत छोटा सा माइनर है जो मैं बोलना नहीं चाहता, बट चलो रिप्रेजेंटेशन में, रिप्रेजेंटेशन वाइज देयर इज सम स्मॉल करेक्शन वी कैन डू। कौन? नहीं नहीं, मैंने वर्ड भी यूज किया रिप्रेजेंटेशन। कौन बोला? नहीं, रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम मतलब सब कुछ सही है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ठीक नहीं है। नहीं, कभी भी याद रखना सर्वेइंग में जब भी तुम्हारा काम चल रहा है फाइनल वैल्यू निकालोगे, इट इज ऑलवेज एप्रोप्रिएट टू राइट द एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स। ये बात तुम्हें याद है, मैंने क्लास में भी बोला था, जो लोग क्लास करते हैं उनको मैंने बोला था कि डिग्री मिनट पॉइंट में करके डिग्री में नहीं छोड़ना है। मुझे देखो अभी भूल जाता तो निकल जाता है, डिग्री और मिनट में रिप्रेजेंट करो, दैट विल बी द बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन।
हालांकि इसके लिए कोई मार्क्स नहीं काट सकता है, लेकिन ये अच्छा जो तरीका है, मान लो कोई आदमी को दिल ही किया तो 1 नंबर काट ही लेगा, तो क्या कर लोगे? सो अल्फा विल बी 4 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, टाइम पास फटाक से कर ले क्या है? कहां दिया है? जो क्वेश्चन में दिया है उसने क्या दिया? उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मे नॉट एक्सीड, बोलो वही है। ये डिस्प्लेसमेंट को आइदर यू आर गोइंग टू इक्वेट विद 0.25 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात और भी डिस्कस कर लूं, जिन लोगों ने क्लास नहीं किया उनके लिए है ये, जिन्होंने किया है उनको याद होगा, ये जो तुम इक्वेट कर रहे हो 0.25 से, चाहे तुम सिर्फ एंगुलर एरर होगा तो भी कर रहे हो 0.25 से, वो 0.25 तो हमारा आपस में बैठ के एग्रीमेंट हुआ था ना सारे सर्वेयर का, भाई हमारा आदमी 0.25 mm से नीचे नहीं देख पाएगा या रीड नहीं कर पाएगा, मेजर भी नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल में ये चेंज करके दिया जा सकता है, जैसे यहां पे जो स्टेटमेंट इसने लिखा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मे नॉट एक्सीड 0.025 सेंटीमीटर ऑन पेपर, मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो दिया है इसने, क्या दिया है? ये वही दिया है ना 0.25 mm जो हम लेते हैं। फॉर्चुनेटली उसने भी वही लिया है जो हम जनरली लेते हैं, बट याद रखना इस स्टेटमेंट में दैट 0.025 को मैं बदल भी सकता हूं। मेरा ड्राफ्टमैन थोड़ा सा चश्मा लगाता है, दिक्कत है उसके साथ में यार, वो 0.5 ही देखेगा, कोई दिक्कत तुमको, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। अगर ये ऐसा दे रहा होता द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इफ इट इज डिफरेंट, चाहे तो नोट कर सकते हो कि अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला लाइन जो अंडरलाइन करके कहा है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मे नॉट एक्सीड 0.025 सेंटीमीटर ऑन पेपर, अगर ये तुमको 0.025 के बजाय 0.05 दे दिया, देन यू नीड टू राइट हियर दैट 0.5। तुमने mm में चेंज किया है पूरा मामला, ये भी mm में लिख रहे हो, दिस शुड बी 0.5 देन, मतलब या तो तुम सेंटीमीटर में ही रखो इसको, तो इधर 0.05 होगा भाई, सो दैट यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर डिस्प्लेसमेंट ऑन पेपर एज पर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो काफी कम ही क्वेश्चन करा पाया हूं मैं आज के लिए, हम यही रोकते हैं। एक्चुअली क्या है, कुछ अरेंजमेंट ही क्लास का ऐसा है, मेरे एक क्लास और भी सामने, और इसके बाद अभी तुम्हारी कोई क्लास नहीं होगी। नहीं, नेक्स्ट आज नहीं होगी, फिर कल होगी, 1-2 दिन की बात है बस, ओनली 1 or 2 days, दैट्स ऑल। एक जगह मेरा एक क्लास थोड़ा अटका हुआ है, नहीं एक जगह मतलब दूसरे बैच में कुछ और, दूसरी जगह और कहाँ करा होगा